जाएगा, पर मरने से पहले उसने स्वीकार कर लिया तो उसके 1 घंटे बाद मर गया, तो वहां पर क्या दान क्या हो? कौन समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल 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 हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये हमेशा मेजर होगा, स्वच्छचित्त होगा, ट्रांसफर करने वाला, इसलिए सेक्शन 7 में ट्रांसफर करने वाला कैसा होना चाहिए? तो समर्थ होना चाहिए हमेशा, हर कंडीशन में, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे मॉर्गेज कर रहे हो, लीज कर रहे हो, वो हमेशा क्या होगा? समर्थ होगा। पर ये किसी असमर्थ व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकता है। गिफ्ट तो मैं अपने छोटे बच्चे को भी दे सकता हूँ। चीज समझ में आ गया? पर इनका क्वेश्चन देखो आगे आएगा, आगे क्या आएगा? इसको गिफ्ट तो दिया जा सकता है, पर गिफ्ट के साथ में जो लायबिलिटीज है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी क्या है? माइनर है। चीज समझ में आ गया? लायबिलिटी को ये तब स्वीकार कर सकता है जब ये 18 का हो जाए, कि मैं स्वीकार करूं या नहीं। उस बार भी प्रतिग्रहण की बात आएगी। तो यहीं पे बात आ रही है कि ये अवयस्क हो सकता है दाता, ऐसा है, किसी छोटे बच्चे के नाम पे भी दान कर सकते हैं, पर ये हमेशा कैसा होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए। ये समझ में आ गई आपको बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है। ठीक है, आइए, तो ये कंटेंट देख लिया आपने, सेक्शन भी हमारा क्या है? पूरा हो गया। अब कैसे किया जाएगा? अब देख लो इधर, अंतरण कैसे किया जाएगा? अब यहां पर पहली बात, वहां पर मूल्य बता रखा था, 100 रुपए से कम या 100 रुपए से अधिक स्थावर संपत्ति, ठीक है, यही बता रखा था वहां पे। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर कोई मूल्य वैल्यूएबल नहीं है, यहां 2 प्रॉपर्टी में डिवाइड कर रखा है, एक तो स्थावर और एक जंगम। जी समझ में आ गया? तो और यहां पर यह भी नहीं बता रखा मूर्त अमूर्त, स्थावर और जंगम समूह भी हमने कर रखा था, मूर्त अमूर्त में भी कर डिवाइड कर रखा था। यहाँ पर मूर्त अमूर्त, चाहे वो दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, इंटेंजिबल। जी समझ में आ गया? दोनों ही चीज की बात कर रहा है। तो क्या कहना चाहता है? अंतरण कैसे किया जाएगा? तो पहला पॉइंट है स्थावर संपत्ति का, और दूसरा कौन सा है पैरा? जंगम संपत्ति का। तो देखो, स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए क्या करना होगा आपको? वह अंतरण दाता द्वारा क्या करना होगा? दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित, पहले तो एक डीड बनवानी पड़ेगी, लिखित बनानी पड़ेगी, जिसमें उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित। देखो, सेल में ऐसा नहीं था, रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य था, और यहाँ पर ये अनुप्रमाणित रजिस्टर्ड लिखित द्वारा। देखो, अनुप्रमाणित भी कराना होगा और रजिस्टर्ड डीड भी करानी पड़ेगी। कौन सा समझ में आ गया? अब जो विक्रय था केवल रजिस्टर्ड कराना था, अनुप्रमाणित करने की जरूरत नहीं थी। हर जगह लाइन मत ठोक देना। अनुप्रमाण बताया था ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या है उसको अनुप्रमाणन करते हैं, साक्षी होते हैं, गवाह, अटेस्ट, डेफिनेशन में दे रखा था। तो यहाँ पर क्या है? कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा। तो यहाँ पर क्या है? एक तो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, लिखित होनी चाहिए, दूसरा हस्ताक्षर होना चाहिए, साक्षियों के भी हस्ताक्षर होना चाहिए। अब इनसे ही काम नहीं चलेगा, उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। कितने सारे कंटेंट हो गए। तो मतलब दान का इतना बड़ा है। और आपने देखा होगा मैडम, गिफ्ट दिए आपने, बताइए कितने रजिस्ट्री कराई है आपने? किस किस व्यक्ति ने भगवान को दान दिया है तो रजिस्ट्री कराई है? तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था मूर्ति का, याद है? मूर्ति विधिक व्यक्ति नहीं है, इसीलिए नहीं रखा है, क्योंकि लिखित पढ़त करेंगे क्या वो? नहीं समझे? दूसरा पक्ष का ये और से कौन कह रहा है? न्यास किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है, पर दान मूर्ति को नहीं, इसीलिए टीपी एक्ट में उसको नहीं रखा गया यहाँ पे। ये समझ में आ गया? मूर्ति को विधिक व्यक्ति नहीं रखा है, नहीं तो हमेशा हम क्या करते हैं? दान करते हैं, अर्थात उसको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि मूर्ति विधिक व्यक्ति नहीं है, और जो विधिक व्यक्ति नहीं है उसको हर विधिक व्यक्ति को रजिस्टर्ड कराना होगा, पर मूर्ति को रजिस्टर्ड नहीं कराना होगा। आगे बात समझ में? ये अब एक बात आती है कि सर, जो महिलाओं को जो कन्यादान, स्त्री दान दिया जा रहा है, क्या उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा? बताइए। आगे ना क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, वैसे देखा जाए जी समझ में आ गया आपको? तो वहां पर उसको क्या है? कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या है? उसको ऐसे दिया है, परंतु मोटा दिया है। मोटा देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग समझदार होते हैं, वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। और मैं आप तो कह रहा हूँ, हमेशा हर आदमी को क्या है? शादी करने वाले लड़की को भी और शादी करने वाले लड़के को भी क्या बनवाना चाहिए? एक डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए। उसमें ये कंसेंट सहित स्वेच्छा है, ये बताना चाहिए कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया है, जो भी दिया है वो क्या है? समझ में आ गया?
स्त्री धन अगर आपने रख लिया, ये समझ में आ गया, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में ही आएगा। पर दहेज रख लिया तो दहेज अधिनियम अलग से हो जाएगा, और वो क्या है, ये समझ में आ गया, वो सजा है 405 और जो जौहरी एक्ट, ठीक है 1961, वो दोनों में क्या है, उधर सजा ज्यादा है, 7 साल तक की सजा हो जाती है। ये समझ में आ रही है आपको, और सारे लोग जाते हैं डोरी उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को क्या कराना चाहिए, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो रजिस्टर्ड कराना चाहिए। तो आप मैरिज में जाते हो, आप गिफ्ट देके आते हो, कौन कराता है रजिस्टर? कराना चाहिए, मैंने दिया। विवाद होते हैं, आपको तो पता नहीं, आप गाँव के हो। मैंने तेरी छोरी को फ्रिज दी थी, रजिस्टर तो नहीं कराने, मैंने तेरी छोरी को फ्रिज दी थी, तू भी दे। उम्मीद होती है कि नहीं होती? बहुत सारी लड़ाई होती है गाँव में ऐसी, नहीं समझे? और देखो पहले उन्होंने क्या, जैसे आप ही हो, आप कॉलोनी में कितने अच्छा रिलेशन है आपका, और एक दूसरे के घर जा रहे हो, एक दूसरे पड़ोसी इतने अच्छे बने हुए, शादी हुई, छोरी की शादी में आपने एक सोने की चेन दे दी, ये लो मेरी तरफ से, मेरी बेटी तेरी बेटी, तेरी बेटी मेरी बेटी। और दूसरे दिन ही शादी के बाद में, कुछ दिन बाद उन दोनों में लड़ाई होगी, अब वो दोनों एक दूसरे के आ नहीं रहे, तो क्या जिस लड़की को शादी दी थी वो क्या देगा क्या? नहीं समझे? तो इसीलिए क्या करा लो आप, रजिस्टर्ड डीड करा लो। पर दान तो क्या वापस थोड़ी मांगा जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ही आपके जो व्यवहारिक कॉन्सेप्ट सब खत्म हो रहे हैं आपके। मेरा भाई का चाहे ड्यूटी करके आया, सो रहा है। चलिए चीज समझ में आ गई। तो किस तरह से होगा, स्थावर संपत्ति का समझ में आ गया। पर जंगम संपत्ति को समझो, जंगम संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या कह रखा है कि या तो आप क्या है, रजिस्टर्ड डीड बनवा लो, ठीक है, जैसे ऊपर बनवा रखी, या फिर आप उसे मौखिक रूप से भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप मौखिक रूप से दे सकते हो। तो शादी में जो आपने दिए वो क्या है, स्थावर है या जंगम है? जंगम। तो कहने का मतलब उसका परिधान करके, अब परिधान में ब्रैकेट लिख दीजिए, पोजीशन, उसका कब्जा उसको दे दो कुछ, ठीक है, अर्थात मौखिक हो सकता है। क्या मैंने याद है आपको पॉइंट लिखाए थे सेक्शन नंबर 9, उसमें दान शब्द लिखाया था, ठीक है, तो ये इसी संदर्भ में लिखाया था कि मौखिक दान किया जा सकता है। जी समझ में आ गया। अब यहाँ पर जंगम संपत्ति की कोई मूल्य नहीं बता रखी है, याद रखना, 100 रुपए, 100 से अधिक ऐसा कुछ नहीं बोल रखा है। क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से आया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बता रखी कि जंगम संपत्ति कितनी, जितनी भी कोई सी भी जंगम संपत्ति हो उसको आप परिधान कर दो, केवल डिलीवर कर दो, ठीक है, तो भी उसको क्या है, मान लिया जाएगा। ये कह रहा है। पर स्थावर संपत्ति का दान दे रहे हो, घर वर खेत वेत और जो भी आपने स्थावर की डेफिनेशन पढ़ी है उसको कर रहे हो, तो आपको हमेशा रजिस्टर्ड ही करानी होगी अनुप्रमाणन के साथ, ठीक है। आइए, तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कहाँ पहुंच गए आप? नहीं, वो मैंने क्वेश्चन बनाया था जो इसमें था खंडनीय दान, परिधान जो है उसका खंडन हो जाएगा। अरे तो वो खंडनीय धारा नहीं कह सकते, खंडनीय दान हो गया। अब ये नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी हम आ रहे हैं। क्या दान देने के बाद में आप वापस ले सकते हो, खंडन कर सकते हो? बताइए, कर सकते हैं क्या? दान देने के बाद में खंडन नहीं कराया जा सकता। पहली बात, सामान्य रूप देखो, लॉ की सबसे बड़ी खासियत है, एक तो जनरल रूल होता है और दूसरा उसका क्या होता है, विशेषता या अपवाद होती है। तो सामान्यतः किसी को भी कुछ दान दिया तो उसे वापस नहीं लीजिए आप, खंडन मत करिए, रिवोकेशन मत करिए। रिवोकेशन, खंडन, निलंबित, ये सब एक जैसे ही है, ठीक है। तो कहने मतलब दान देने के बाद लिया थोड़ी जाता है, या सस्पेंड थोड़ी किया जाता है, या उसका खंडन थोड़ी करेंगे, एक ही शब्द आ रहा है चीजें, ठीक है। तो दान क्या होता है, अखंडनीय होता है। सामान्यतः दान क्या होता है, अप्रतिसहरणीय होता है, रिवोक नहीं कराया जा सकता, ठीक है। परंतु कुछ कंडीशन में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, यदि आपने करार कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, उसे वापस लिया जा सकता है, किसी घटना के घटने पर या ना घटने पर। कि मैं तुझे तभी दान दूंगा जब तू 10वीं में 10 वो ले आएगा, तो जब 10वीं में 90% ले आएगा तभी घटना घटित होगी, और तब मैं तेरे को क्या दे दूंगा, दान दे दूंगा। ठीक, बिल्कुल वो घटना के घटने पर ही होगा। पर वहां पर क्या आपने पहले ही एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। पहले करार शब्द लिखा हुआ है, संविदा शब्द नहीं लिखिए, और सब जानते हैं करार और संविदा में क्या अंतर है। तो शब्दों को थोड़ा कि आपने मौखिक रूप से भी बोल दिया उसे, चाहे वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो या नहीं हो,
ये समझ में आ गया? विधि द्वारा करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाती है, संविधान तब्दील हो जाती है। पर यहाँ पर केवल क्या लिख रखा है, देखो कहीं और पहुंच गए अपन। सेक्शन निकालो, हाँ सेक्शन निकालो 126, दाता और अदाता करार कर सकेंगे, लिख रखा है। ये करार शब्द क्या है, ये कहना चाहता है। चलो अभी हम सीधा आ रहे हैं, देखो पंकज ये मत करो, आप कहीं और मत पहुंचो। जैसे ही क्वेश्चन जहां पे आए ना वहीं पे क्वेश्चन पूछा करो, ये कहीं समझाने में क्या है वो हो जाएगा फिर। चलिए वैसे में बहुत स्लो तो बीच बीच में इस तरह से क्या है, जनरल उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो। जैसे इसने पूछा था कि सर माइनर हो सकता है, झारखंड उसमें आया है। नहीं आएगा। देखो पंकज यही तो क्वेश्चंस रखना है अपन को कि यार जब क्वेश्चन आए ना जब पूछो। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है ठीक है। तो परिधान द्वारा किया जा सकेगा, तो समझ में आ गया जंगम संपत्ति का। आइए, ऐसा परिधान उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे बेचा हुआ माल परिधान किया जाता है। इस हाथ दे और उस हाथ ले वो वाला होता है ना, माल जब बेचते हो तो दूसरे के हाथ में सौंपते हो, दूसरे के हाथ में सौंपते मतलब कब्जा देना। तो परिधान का अर्थ ये क्या है, परिधान का अर्थ दो शब्दों में समझिए, या फिर कब्जा दे दीजिए उसको, पोजीशन दे दीजिए, जैसे माल विक्रय में होता है, बेचते आप माल तो दूसरे को कब्जा देते हैं, या फिर आप मौखिक रूप से कह रहे हैं कि भाई ले जा अपना माल ले जा। कैसा बता सकते हैं कि मैंने तेरे को क्या है घर दे दिया, अब घर तो पहुंचा नहीं सकते तो उसको क्या है घर में एंट्री करा के उससे कब्जा दिला दीजिए, या फिर मौखिक रूप से करिए। दोनों ही चीजें, परिधान को मौखिक और कब्जा दोनों ही संदर्भ में समझ लेना, लिखा नहीं है तो भी आप समझ लेना। तो ये हमारा 123 हो गया। अब देखो मैंने ये पढ़ा दिया था 124, ये आरजेएस में आ चुका है, एडीजे में आया, सॉरी एडीजे 2010 में एग्जाम में आया था। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, वर्तमान और भावी संपत्ति का दान, प्रॉपर्टी कब होनी चाहिए, आज की तारीख में, तो वर्तमान के संदर्भ में तो वैध होगा, और भविष्य में उत्पन्न होगी उसका मैं आज ही दान कर रहा हूं तो वो क्या होगी, शून्य होगी। तो देखो एक तो ये शून्य वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया था 124 में, और वो जो अदाता मर जाता है उससे बाद में अगर आप ग्रहण कर रहे हो तो वो शून्य वाली बात कर रहा है। जी समझ में आ गया? तो शून्य शून्य यहाँ पर पूछता है, शून्य होगा, शून्य करणीय होगा, न्यायालय के विकल्प होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जी समझ आया? तो वहां पर आप कंफ्यूज होगे, तो याद रखो कहाँ शून्य होगा और कहां पर आईपीसी में, वो सॉरी कहां पर टीपी में शून्य करणीय शब्द लिखा हुआ है। पढ़ के आया ना पीछे, पक्षकार के विकल्प पर या अंतरक के या अंतरिति के विकल्प पर शून्य करणीय होगा, तो यही क्वेश्चन वहां पर आते हैं। आगे बात समझ में? चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। आगे बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन आ गया ना ये। आइए नेक्स्ट चलते। अगर देखो ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता, आप अभी क्लास में कितने जने हो, मेरे को छोड़ते हुए आप 4 जने हो, तो मैंने चारों को क्या है दान दे दिया, 100-100 रुपए दान दे दिए, ठीक है। अब आयुषी बोले सर मैं तो नहीं ले रही, तो बाकी तीनों को तो वो वैध होगा, आयुषी ने प्रतिग्रहण नहीं किया, नहीं समझे, तो जब वो प्रतिग्रहण नहीं करे तो उसके वही संदर्भ में माना ही नहीं जाएगा, वो अवैध है। अवैध तो नहीं कह सकते वो, जी समझ में आ गया? अब जब बहुत सारे लोगों को दान किया है, पढ़ाया था पीछे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां पर बहुत सारे लोगों को दान किया जाता, चीज दी जाती है, अंतरण किया जाता है, तो बाकी के संदर्भ में तो क्या है उस वैध होंगे। कौन समझ में आया आपके? पढ़ाया था ना पीछे, पढ़ाया था ना आपके, और जो नहीं करना चाह रहा उसका संदर्भ में नहीं होगा। ठीक समझ में आ गया? ये हाँ वेरी गुड, 15-16 ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं, ऐसे दो या अधिक अदाताओं को किसी चीज का दान जिसमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है, उसी व्यक्ति के हित में शून्य है जो उसे प्रतिग्रहित नहीं करता, ठीक है। जिसे यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह ले लेता। मतलब 4 है, 4 में से एक अगर स्वीकार नहीं कर रहा तो उसी के संदर्भ में शून्य है, बाकी तीनों के संदर्भ में क्या है, वैध है। लिख लो ब्रैकेट में, अन्य के संबंध में, बाकी के संबंध में वैध होगा। एक के संदर्भ में जिसने प्रतिग्रहित नहीं करा उसी के संदर्भ में शून्य है। देखो यही पॉजिटिव नीचे लिखा रखी ना, पर आपको ये दिमाग लगाना बेरेक्ट पढ़ते हुए, मैं हमेशा कहता हूं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज समझो, ठीक है। तो एक ने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसी के संदर्भ में शून्य है, यदि वो स्वीकार कर लेता, ये समझ आ गया। और बाकी के संदर्भ में वो क्या है, ये। तो बेरेक्ट बहुत सिंपल वे में लिखता है, शॉर्ट में लिखता है। चलिए आइए, तो इसको अब बस समझाना ही है, इसमें अब दिमाग है नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आज के बाद दान का कॉन्सेप्ट आपके क्या है, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट वाला सेक्शन है 126, दान निलंबित या प्रतिसहित कब किया जा सकता है? कितने पैरा है इसके अंदर, कोई जवाब दे मेरे को। 3 है 4 है, कितने पैरा है? यहाँ से ये चौथा है जिसमें कि यदि संविदा ये ना सर, 1 2 ये यहाँ पे खत्म हो गया, 1 2 3 और 4, सबके 4 पैरा है। देखो सबसे पहले सबके 4 पैरा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि पैराओं को पूरा पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो पहले तीसरे पैरा पे ध्यान जाइए, तीसरे पैरा पे ध्यान जाइए, क्या लिखा है? यथा पूर्वोक्त को छोड़कर, इसको छोड़ दे एक बार, दान प्रतिसहन नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या कह रहा है कि दान रिवोक नहीं होता। पहला पॉइंट ये बन गया, ठीक है। किसी को भी दान दिया वो रिवोक नहीं कर सकता। कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? तो यथावत मतलब उसके ऊपर दे रखा है, उसको छोड़कर, ठीक है। दान कभी भी रिवोक नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आता है कि कब रिवोक हो सकता है। देखिए अब शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं अब, ठीक है। दाता और अदाता करार कर सकेंगे, दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं। देखो अब ये वाली बात है कि भैया ये घटना के घटने पर या ये घटना नहीं घटेगी तो हम क्या है, रिवोक हो जाएगा। देखो दाता और अदाता क्या कर सकते हैं, ए और बी क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, जैसे ए बोलता है बी से तू सी से शादी कर लेगा तो मैं अपना घर दान दे दूंगा। कौन सा बोलेगा? सिंपल है, हर लड़की लड़के के उसमें आता है कि तू अगर बी सी से शादी कर लेगा तो बी को ये घर, मैं तेरे को ए दान दे देगा बी को। कौन सा समझ आ गया? ठीक है। तो जैसे ही ये घटना घटित होगी, जैसे ही ये शादी कर लेगा, दान इसमें आ जाएगा। ये समझ में आ गया? ये कहना चाहता हूं। और दान का एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिस वक्त वो डीड लिखा है, जिस वक्त वो करार रखा है, उस वक्त घर का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसे नहीं तू बी से शादी कर ले, सी से शादी कर ले और मैं एक घर बना दूंगा, वो करार क्या होगा? वाइड होगा। कौन सा समझ में आ गया? आज के अस्तित्व में जब आप ऐसी बात कर रहे हो, दान की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई करार कर रहे हो, उस वक्त प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? वर्तमान में होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना। ये समझ में आ गया? तू शादी कर लेगा, मैं कार खरीद के दे दूंगा, भैया नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक समझ आ गया? ये ऐसा नहीं है। तो उस वक्त जब मैं कर रहा हूं, जब भी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अस्तित्व होगा। और जैसे ही वो घटना घटित हुई वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और अगर वो घटना नहीं घटित हुई, नेगेटिव, तो वो रिवोक हो जाएगी। जैसे तूने शादी कर ली, घर मिल जाएगा, शादी नहीं की तो वापस। ये समझ आया रिवोकेशन का अर्थ हो गया ये कि वो प्रतिसहन हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? दान कहीं वापस नहीं लिया सकता, पर करार कर लिया आपने कि घटना पर, ठीक घटने पर होगी और घटना घट गई तो वो मिल जाएगी, और अगर नहीं घटी तो वापस आ जाएगी। ठीक समझ में आ गया? तो जहां पर घटना के घटने या ना घटने पर, दोनों ही चीजें आ रही है इसके अंदर, ठीक है, समाश्रित वाली बात आ रही है। दाता और अदाता करार कर सकेंगे किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर। जो दूसरी कंडीशन है, इसकी इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। ये शादी वाली बात है, इसकी इच्छा है क्या? इसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। लड़की मना नहीं कर सकती है, ये खुद ही मना कर सकता है। ये जो घटना होगी ये इसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इसकी इच्छा पे हुई तो फिर वो तो क्या है, दान ही नहीं हुआ, इनडायरेक्टली इसी का प्रभाव रहा उसको हमेशा ही। मेरी इच्छा है तुम ऐसा कर लो, नहीं नहीं तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये सामने वाले की इच्छा होगी डिपेंड। ठीक समझ आया? तो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात दाता जिसकी इच्छा होती है तो दान का ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा उसी के पक्ष में जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ पर इच्छा ना इच्छा की बात नहीं होनी चाहिए। दान हमेशा इच्छा पे नहीं डिपेंड होता, ये याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। अगर आपकी इच्छा जुड़ी हुई है उसके अंदर कि मेरी इच्छा भी है कि तू कर ले, नहीं, ये विकल्प है इसके ऊपर। ये समझ में आ गया? हाँ, दाता की इच्छा पर नहीं करती, दान निलंबित या सस्पेंड, प्रतिसहन हो जाएगा।
तो कौन सा है, करार कर सकते हैं कि किसी घटना के घटने पर क्या है, ठीक है, ऐसा होगा तो मैं दान आपके पास में क्या हो जाएगा, प्रतिसायन हो सकता है या निलंबित भी हो सकता है। ठीक है, किंतु देखो अब ये क्या कर रहे हैं, देखो किंतु वही वाली बात है, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं दाता की इच्छा मात्र। अब जहां पर इच्छा है दाता की, जहां पर जो डोनी है वो क्या करता है, इच्छाएं करता है, तो देखो क्या कर रहा है, पूर्णतः भागता है प्रतिशरण होगा। अगर वो ऐसी कंडीशन कर देता है कि मेरी इच्छा होगी तो मैं दूंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा कोई करार करता है, करते ना कुछ लोग, करते ना कि मेरी इच्छा होगी तो मैं कभी भी वापस ले लूंगा उसे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो वो क्या होगी, शून्य होगी। आप उसे दान दे रहे हो, मैंने आपको स्कूटर दान दिया और ये करार कर लिया मेरी जब इच्छा होगी मैं ले लूंगा, तो ऐसा करार क्या, एक बार दान दिया तो वापस लिया जा सकता है क्या, वो यही कहना चाहता है। मेरी बात समझ में आ गया आपको, दान देने के बाद में इसकी इच्छा खत्म हो गई अब, समझ आ गया। और इस इच्छा के साथ में देखो यही लिख रखा है, किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं कि वो दाता की इच्छा मात्र से पूर्णतः या भागतः प्रतिशरण होगा। मतलब जैसे इच्छा, जैसे दाता इच्छा करेगा वो प्रतिशरण कर सकता हूँ या फिर अलाउ भी कर सकता हूँ, नहीं समझे, तो वो क्या होगा, शून्य। मतलब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी दान देने के बाद में कि मैं जब चाहे रिवोक करा दूंगा, ऐसा नहीं है। दान देने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्या होगा, शून्य होगा अगर आपने ऐसा करार कर दिया है तो। आइए नेक्स्ट क्या करें, दान उन दशाओं में, किन दशाओं में, प्रतिफल का अभाव और असफलता को छोड़कर। प्रतिफल का अभाव, ठीक है, दान क्या है, प्रतिफल का अभाव या असफलता को छोड़, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ दो। किसी भी दशा में क्या कराया जा सकता है, रिवोक कराया जा सकता है, ठीक है, जिसमें वह संविदा होता तो विखंडित किया जा सकता। अब संविदा को किन किन आधारों पर विखंडित किया जा सकता है, ये आपने पढ़ रखा है। शून्य करणीय संविदा को भी खंडित किया जा सकता है और शून्य संविदाओं को भी खंडित किया जा सकता है, पढ़ा सेक्शन 65, 64 भी पढ़ा है। और उसके लिए आप क्या है लेके आ सकते हो बात। तो यहां पर ये कहना चाहता है धारा 15 से लेकर धारा 21, भूल भी तो है, भूल हो गई है, फिर आप द्विपक्षीय भूल है तो क्या है, वो वाला एक पक्षीय भूल है तो उसका अलग प्रभाव है। चीज समझ आ गया। तो धारा 15 से लेकर जिस जिन आधारों पर आप संविदा में विखंडन करा सकते थे उसी आधारों पर दान को भी क्या करा सकते हैं, रिवोक। जैसे आपने उसको ए ने क्या बी को दान दे दिया, बाद में पता चलने को अरे मेरे साथ तो क्या हो गया 17 के तहत, उसने तो मेरे को फ्रॉडुलेंटली कोई बात बताई, इसी कारण मैंने दान दे दिया। अब उसको क्या करा सकता हूं मैं, रिवोक करा सकता हूं, उस दान को वापस ले सकता हूं। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे विखंडित किया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये समझ में आ गया। तो जहां पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को कुछ दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, ये समझ में, कुछ देना किसी को कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया, ठीक है, कोई संविदा की है। तो जहां पर जिन आधारों पर संविदा के अंतर्गत विखंडन किया जा सकता है उन्हीं आधारों पर क्या है, दान को भी रिवोक किया जा सकता है। आई बात समझ में, हाँ 23 भी आ जाएगा ना शून्य में, कोई बात नहीं। ऐसे तो 56 भी आ रहा है, असंभव करा, ये समझ में आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, बस दो को छोड़ देना, कौन से, प्रतिफल का अभाव सेक्शन 25 था उसको छोड़ देना और एक असफलता का कारण छोड़ देना। इन दोनों को छोड़ते हुए आप प्रतिशरण नहीं करा सकते। बाकी सारे आधार है जिनके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम उसको विखंडन करा सकते थे उन्हीं आधारों पर हम क्या करा सकते हैं, दान को भी क्या है, प्रतिसहरण करा सकते हैं। मतलब इन दो आधारों को छोड़ते हैं, बाकी सारे आधार दे रखे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसके अंदर रिवोक करा सकते हैं, तो उनमें सब में क्या करा सकते हैं, हम प्रतिसहरण करा सकते हैं। आगे बात समझ में चीज आ गई, ये इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और टीपी और सीपीसी अभी सब सेहत में चलेंगे तो ही बढ़िया चलेगा, अदरवाइज ये चीजें समझ में नहीं है। और ये भी पता है क्यों आ रही है, क्योंकि अभी मोटा अभी पढ़ाया आपने, अभी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया। अगर ये 1 साल पहले पढ़ाया होता और टीवी पढ़ा रहा होता, इसीलिए मैं क्या कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना तो मेरे को पता है कि वो कब पढ़ाना है। तो बच्चे सर ये टीवी पढ़ा दो सर, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, नहीं समझे, पर वो सीक्वेंस भी तो होना चाहिए। आइए बात समझ में आ गई। और देखो इसमें क्या कह रहा है, अब देखो ये बात देखो, इस धारा के अंतरिक्ष कोई बात बिना सूचना सप्रतिफलित अंतरितियों के अधिकार को प्रभाव में डाली नहीं समझी जाएगी। अब देखो इसने इसको किसी को ट्रांसफर किया बी को, और बी ने उस दान में जो चीज आई थी उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया, कर सकता है। आपने मेरे को बाइक दान दी और मैंने उससे क्या किसी को सेल कर दी, कर सकता हूं। तो अगर इसे ये पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, बोनाफाइड परचेजर है।
सद्भाव कहता है और उसके राइट्स वायलेट नहीं होंगे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था। ये समझ में आ गया? ये कहना। ऐसा एक सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी दे रखा है। क्या दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? अगर बाद में पता चलता है कि वो संविदा शून्यकरणीय हो जाएगी, तो पर वहां पर क्या है, पहले ही उसे ज्ञान था, उसे पहले ही ज्ञान था और फिर वो चीज को खरीदता है, उसे पहले ही मालूम था कि इसमें कपट करके तो दान ले लिया और उसने फिर खरीद ली, तो ऐसा ट्रांसफर क्या होगा? वॉइडेबल होगा इसके ऑप्शन पर। ठीक है, और इसे पता नहीं है तो वहां पर वॉइडेबल नहीं होगा। इसको बोनाफाइड परचेजर है और इसको लॉ क्या करेगा? रिलीफ प्रदान करेगा। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप देख लो इसके पास कैसे आई है। समझ में आई? वही वाली बात है, कपट से तो नहीं लेके आए, चाहे दान हो चाहे कोई भी चीज हो। और इसको सब इसने ऐसी सूचना इसको थी नहीं, या फिर इसने क्या गुड फेथ में खरीदा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें दोनों ने ये दान दे रहा है। हाँ, और उन्होंने क्या करा कि उसको एक तरीके से वो संविदा बना दी। हाँ, ठीक है, और उसने उसको किसी बीच में एक ही मृत्यु जब एक ही, हाँ, ठीक है, तो और उसने रजिस्टर नहीं करवाया, तो मरने के बाद में भी वो रजिस्टर करवा सकता है क्या? नहीं, पहले ओनली पहले इसके पहले ही सारा चीजें हो जानी चाहिए, क्योंकि जंगम संपत्ति में तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, पर जो स्थावर संपत्ति है उसको रजिस्टर्ड द्वारा करेंगे तभी वो वैलिड दान होगा। अभी वो वैलिड दान कहलाएगा। हाँ, उस नहीं, और देखो ये भी कह रहा है कि दान हो गया, उसके बाद में इसका क्या करना बाकी है? अभी प्रतिग्रहण करना बाकी है। तो दान ये रजिस्टर्ड पहले होना चाहिए, प्रतिग्रहण के बीच में अगर बढ़ जाता है वहां कंडीशन बता रखी है, कहने का मतलब। तो हमेशा क्या है, रजिस्टर्ड करेगा तभी क्या है, वो क्या है, मान्य होगी। और देखो दूसरी कंडीशन भी नहीं आ रही, जैसे ही इसने क्या है, अभी रजिस्टर्ड डी और पहले ही मर गया, तो दान कहां हुआ अभी तक? आ रही बात समझ में? तो ना प्रतिग्रहण किया है उसने, दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर नेगेटिव जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं 229। कितना समय बाकी है? अभी तो घना समय है, अभी तो 3 सेक्शन ही रह गए। नहीं 127। आइए दुर्बरदान, देखो कितनी बड़ी बात है। दु मतलब होता है बुरा और दान मतलब दान, ठीक है, बुरा दान। ये समझ में आ गया? अब बुरा दान किसे समझते हो आप? जिसके साथ साथ में फायदे के साथ साथ में क्या है, नुकसान भी। समझ में आ गया? तो बुरा दान हो गया कि नहीं हो गया? तो व्यक्ति को क्या, देखो जहां पर वो क्या है, अगर कोई फायदा प्राप्त करता है फ्री में बिना किसी भी भंडारे के खाना है, नमक ज्यादा है, क्या करोगे? या फिर है ना, एक बारी पूरी आई ऐसा होता है तो चुपचाप खा लो या फिर उठ के चले जाओ, ठीक है? दो ही काम कर सकते हो, तो विकल्प है, या फिर आप दान को स्वीकार करें या पूरी को स्वीकार करें। ये समझ में आ गया? जिस दान के साथ में आपने दान दिया, जैसे मैं आपको एक दान देता हूं, ए ने बी को दान दिया कि मैं तुम्हें अपना घर दे रहा हूं, पर उसकी एक जिम्मेदारी है, नगर निगम के सारा टैक्स चुकाने, म्युनिसिपल लेते आ गया। फायदा तो दे रहा हूं घर का, पर इसके साथ तो लाइबिलिटी भी तो दे रहा हूं। तो जहां पर अधिकार के साथ साथ में, हक के साथ में कुछ क्या होती है, जिम्मेदारियां, दायित्व भी होती है, ऐसे दान को क्या कहते हैं? दुर्बरदान कहते हैं, ठीक है? अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं तो घर लूंगा, मैं टैक्स नहीं चुकाऊंगा, या फिर एक आदमी भी व्यक्ति हो, मैं तेरे को घर को अपना दान कर रहा हूं, मेरी छोरी है एक्स, उसकी शादी करनी है, क्या करनी है? शादी। अब आप घर ले लो और छोरी की शादी नहीं करो, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा? दान क्या होगा? हमारे गांव में हमारे साथ ही देखो, अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास में ऐसी चीजें होती है। मेरे जो ताऊजी थे, ठीक है, मेरे ताऊजी ने, मेरे पापा के ताऊजी थे, उनकी एकमात्र लड़की थी, ठीक है? अब जैसे वो ताई जी एक्सपायर हुई, ताऊजी एक्सपायर हुए, अब केवल एक लड़की रह गई थी। अब वो लड़की भी एक्सपायर हो गई, नहीं सॉरी, लड़की की शादी हो गई, तो लड़की अपने घर चली गई। अब उसका घर है, उसके बर्तन है, उसकी जमीन जायदाद है। आइए, उसका एक छोटा सा घर था, ठीक है, और उसके अंदर मान के चलो बर्तन है, ठीक है? उसकी उस वक्त कीमत क्या कितनी थी? 500 रुपए। 500 रुपए बहुत होते थे किसी जमाने में, उनके मन में, ठीक है? तो 500 रुपए आपने उसका यूज कर लिया,
ठीक है। और क्योंकि उन्होंने दादाजी ने बोला कि यार मेरे बनने के बाद ले लेना, वही वाली बात है, उन्होंने दान खेल तो नहीं बनाया, पर उन्होंने ऐसे कह दिया कि सारी संपत्ति हमारे पापा ने, दादाजी ने ले ली। अब लड़की के आज भी 4 लड़के हैं, चारों का भात वात सब कुछ कौन कर रहा है? वो 500 रुपए के एवज। अब समझ में आई ना आपको? तो दान के साथ में क्या है? लायबिलिटीज। आप बोल देते भैया बेच बाज के निकल लो, नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, ये 500 रुपए हमारी क्या है वो नहीं है। इनके भी बच्चों की शादी होगी ना तो भी लायबिलिटी हमारी बनती है। चीज आई समझ में? तो दायित्व कितना बड़ा होता है, ये मत सोचो दायित्व तो बहुत छोटे हैं, ये दिखता है घर है, उस वक्त तो हरा हरा दिखाई दे रहा था, ये घर आ रहा है, नहीं समझे? एक कमरा आ रहा है और इसके अंदर रखे हुए 3-4 बर्तन जो पीतल के थे, वो मैंने आज ही देखे, पीतल के बर्तन थे, वो सारे क्या है सजा के रख रखे थे भाई दादी ने। मेरी बात होती थी कि हमारे, मैं बोलता ये हमारे पानी पड़ेगा ये समझ में आ गया? तो जब कोई ऐसी चीजें लेते हैं तो उसके साथ साथ में क्या लेनी होगी आपको? लायबिलिटी। और फिर होगी तो और भी ज्यादा। जब बड़े बच्चे की शादी हुई, नहीं वो हमारी बहनी वही तो है, बेटी तो है, इसको सोना चांदी देने लगी भाई। ठीक है, मेरी मम्मी का सोच अच्छी है कि बहन बेटियों को देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ गई, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या सबको देना पड़ेगा। 4 जने अब, ये समझ में आ गया? तो 4 को देना पड़ेगा। तो यही है। तो उसे क्या कहते हैं? इसको दान तो दे रहे हो पर लायबिलिटी, तो पूरा स्वीकार करो या पूरे को क्या कर दो। इसीलिए प्रतिकरण की बात करिए, स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं स्वीकार भी कर। कोई कह सकता है यार मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले लूं, तो उसे प्रतिकरण करना होता है, इसीलिए प्रतिकरण करना आवश्यक है इसके अंदर। आइए देखते हैं। और यहाँ पर देखो ट्रांसफर, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रखा है। यहाँ पर जो अंतरण है, अगर ए बी सी डी ये 4 चीजें, इनको एक ही ट्रांजेक्शन में आपने दे दिया, एक अंतरण, कितना? एक ही अंतरण कर लिया, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट बनाया आपने, एक ही ट्रांजेक्शन किया आपने, तो उसके अंदर सारे दायित्व भी है और अधिकार भी है, तो एक साथ लेना होगा या एक से त्याग करना होगा। जी समझ में आ गया? परंतु देखो उसने दूसरी तरफ देखो, दूसरा पैरा क्या कहता है? इन दोनों को अलग दे दिया, इन दोनों के लिए अलग अंतरण किया। मेरी बात सुनो, दिया एक्स ने वाई को ये, परंतु पहला ट्रांजेक्शन क्या किया? ए और बी प्रॉपर्टी का किया, और दूसरा ट्रांजेक्शन किया, मतलब कितने डीड बनाए उसने? चीज समझ आ गया? अलग अलग स्वतंत्र रूप से बनाए। तो वो इसके पास में, भाई के पास में विकल्प है, इसको स्वीकार कर ले, और जहां जिम्मेदारी वाली बात है उसको अस्वीकार कर ले। जहां पर एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, एक ही अंतरण हुआ है, एक ही संवाद हुआ है, ठीक है, तो वहां पर पूरे को ही स्वीकार करना होगा या पूरे को अस्वीकार करना होगा। परंतु जहां अलग अलग है तो इसके पास विकल्प है, चाहे इसको, जहां फायदा जहां दिख रहा है उसको ले ले, और इसको मना कर सकता है। अब ये नहीं कर सकता कि नहीं ये तो सारी प्रॉपर्टी इसकी थी तो सबको लेना पड़ेगा, नहीं, इसका विकल्प है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अंडरलाइन कर लीजिए दोनों पैराओं में, देखना दोनों पैराओं का अंतर देखो। जहां की दान एक व्यक्ति द्वारा ऐसे कई चीजों के लिए एकल अंतरण दिख रहा है, एकल अंतरण लिख रखा है, केवल एक सिंगल ट्रांसफर लिख रखा है। जहां पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें एक ही चारों चीजें एक ही डॉक्यूमेंट में दे रखी है, तो वहां चारों को सबकी सब लेनी पड़ेगी, उसको अधिकार के साथ दायित्व भी लेने पड़ेंगे सारे के सारे, नहीं समझे? परंतु दूसरा पैरा देखो, जहाँ की दान कई चीजों के लिए एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरण है। यहाँ पर कितने अंतरण किए हैं उसने, ट्रांसफर किए? 2 या 2 से अधिक। आगे बात समझ में? तो देखो आप पढ़ लेते हैं इसको। मेरे ये लगाने से, देखो मैं आपको बताऊं, ये लगाने से मेरी आवाज ही अंदर ही घुसती है और मेरे को जुकाम हो गया क्योंकि मेरे अंदर की हीलिंग ही है। मैं तो निकाल देता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ऐसा लग। चलिए, जहां की दान, अब मैं पढ़ लेता हूं, आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जहां की दान एक ही व्यक्ति को, देखो ये 4 चीजें थी, अब दोबारा देखो मेरा पेन की थोड़ी सी डाउन हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 चीजें थी आपकी, ए बी सी डी, एक्स ने किसको दे दी? एक ही व्यक्ति को दी, ठीक है। पहला चीज समझते हैं, जहां दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में, ठीक है, जिनमें से एक पर
ठीक है, एक पर बाध्यता का बोझ हो, अन्य पर नहीं है। अब मान के चलो लायबिलिटी केवल ये प्रॉपर्टी पे थी, समझ में आ गया, इन पे नहीं है, पर ट्रांजेक्शन कितना किया है, सिंगल ट्रांजेक्शन किया है, एक ट्रांजेक्शन किया है और चारों प्रॉपर्टी दे दी है, और लायबिलिटी केवल कितने थी, एक पर, इन तीनों पर कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो अब क्या होगा, वहां आदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकेगा, नेगेटिव बता रहा है, वहां आदाता, आदाता मतलब ये व्यक्ति जिसको दिया गया है, उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकेगा जब तक कि वह से पूर्णतः वो क्या है, प्रतिग्रहण ना करे। करना होगा तो क्या करना होगा, उसको सबका सब ग्रहण करना होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, और एक पर लायबिलिटी है, बाकी किसी पर लायबिलिटी नहीं है। तो या फिर पूरे को स्वीकार करना होगा, या फिर क्या है, अस्वीकार करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यही है, नेगेटिव ही लिखा है। ऐसा नहीं है इसको प्राप्त कर ले, इसको प्राप्त कर ले, इसको मैं नहीं, इसको ये नहीं ले रहा, मेरे पापा आप वापस ले लो, नहीं लेना है तो पूरा ही ले, क्योंकि ट्रांजेक्शन कितना हुआ है, एक है। तो ऐसे दान को क्या बोलते हैं, दुर्बर दान, फायदे के साथ में लायबिलिटी। ये समझ में आ गया। अब आदमी ये तो नहीं कर सकता कि फायदा देख ले और लायबिलिटी छोड़ दे, नहीं, ऐसा दान क्या है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कितने हुए, सिंगल हुआ है। ये समझ में आ गया। तो ऐसे दान को क्या बोलते हैं, दुर्बर दान। दुर्बर मतलब बुरा दान, कि अपनी जिम्मेदारी भी हमारे होते मोड़ दी, फायदा तो दे रहे पर प्रॉपर्टी कितनी होनी है, प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, कई। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट, जहां की कोई दान कई चीजों के लिए एक ही व्यक्ति को दो या अधिक पृथक और स्वतंत्र अंतरण के रूप में हो। अब यहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन हुए उसने, आज फ्री हो गया, थोड़ा सा मन का एक काम था मेरे को, कितने ट्रांजेक्शन किए उसने, 1+ है, 1 बजे हो गया फ्री। ये समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, मैं है ना 1 घंटा लगेगा। चल 3 ट्रांजेक्शन किए उसने, 1.5 घंटा इसने इसके साथ में कितने ट्रांजेक्शन किए, इन 4 प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी का क्या हुआ, 3 ट्रांजेक्शन किए। आइए देखो, वहां अदाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने और अन्य को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है। वो कह सकता है कि मैं इसको ले रहा हूं, और इनको क्या कर सकता है, मना कर सकता है, या कह सकता है इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, क्योंकि बी के ऊपर क्या थी, लायबिलिटी थी, तो उसको क्या कर सकता है, इनकार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन अलग अलग है। इसको प्रतिग्रहण कर लिया, इसको प्रतिग्रहण किया, इसको प्रतिग्रहण नहीं किया, भले आपने दान दे दिया हो, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, तो मैं उसकी लायबिलिटी से भी नहीं लूंगा। आगे बात में यही कहना चाहते हैं। तो वहां अदाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए और अन्य को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित फायदाप्रद हो या पश्चातवर्ती कथित दुर्बर हो, मतलब चाहे उसे फायदा मिल रहा हो चाहे नुकसान मिल रहा हो। जी समझ में आ गया। तो वो ऐसे इनकार कर सकता है, उसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो दुर्बर दान एक शब्द बताता हूं, जिस दान के साथ में कुछ लायबिलिटीज होती है, बाध्यताएं होती हैं, उस दान को क्या कहते हैं, दुर्बर दान कहते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जिसको दान दिया गया अदाता, उसके पास विकल्प है। ये समझ में आ गया। अगर सिंगल ट्रांजेक्शन में कर रखा है तो पूरा लेना पड़ेगा या पूरा इनकार कर दे, आधा ले आधा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और जहां पर 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक ट्रांजेक्शन हुए, तो वहां पर वो स्वतंत्र है, किसी को भी ले सकता है और किसी का भी त्याग कर सकता है। ठीक है, जिसको स्वीकार कर लिया, प्रतिग्रहण कर लिया, उसको तो इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया, और जिसको प्रतिग्रहण ही नहीं किया तो इनकार नहीं, क्या है, इनकार ही है। आगे बात समझ में क्या कहना चाहता है। आइए अब देखो, निहित व्यक्ति को दुर्बर दान, निहित व्यक्ति कौन था मैडम, अदाता, नहीं, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, उसको आपने दान दे दिया। अब डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन था, आगे बात समझ में, माइनर इज डिस्क्वालिफाइड, पागल व्यक्ति इज डिस्क्वालिफाइड। ये समझ में आ गया। तो समझ में आई आपको, दाता तो हमेशा ही सक्षम होना चाहिए, पर अदाता क्या हो सकता है, माइनर हो सकता है, पागल हो सकता है, समझ में आ गया, कोई भी हो सकता है। तो उस वक्त ये अगर डिस्क्वालिफाइड है तो अब क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे उसी को सॉल्व कर रहा है, क्या कह रहा है,
जो अदाता संविदा करने के लिए अक्षम है। अब देखो संविदा करने के लिए कौन कौन अक्षम है ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, पागल दिवालिया और ये सब लोग, ठीक है, अवैध, ठीक है। और ऐसी संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ हो, कितनी बड़ी बात है, जिस पर बोझ है, तो माइनर या उसके ऊपर वो ऐसा बोझ नहीं डालेंगे, फायदा देंगे, बोझ नहीं डालेंगे। कौन सा समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात है, लॉ का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाह रहा, कोई लाइबिलिटी नहीं डालना चाह रहा। कब डालेगा? उसका ये विकल्प है कि 18 साल के बाद उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो स्वीकार करे या नहीं स्वीकार करे। कौन सा समझ में आ गया? तो यही कहना चाहता है, देखो जो अदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी संविदा को जिस पर बाध्यता का बोझ है प्रतिग्रहण कर लेता है, ना समझी में कर लिया, एडॉप्ट कब कर लिया उसने कि हाँ मैं तो ले रहा हूं, कह सकता है एक बच्चा। बड़े आदमी तो समझदार है, जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे ने क्या कर लिया, उसे प्रतिसहन कर लिया कि ला दादाजी दे रहे हैं तो सारा ले लो, लाइबिलिटी भी ले ली उसने। तो अब देखो क्या कह रहा है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है। लॉ बोल रहा है बाउंड नहीं हूं। ये समझ में आ गया? जो उसने जो स्वीकार किया, स्वीकार करते ही काम करना होगा, बाध्यताओं को फॉलो करना होगा। पर लॉ कहते हैं वो आबद्ध नहीं है, किंतु देखो अब उसके ऊपर लाइबिलिटी कब बनेगी, किंतु यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात, संविदा करने के लिए सक्षम कब होता है व्यक्ति? जैसे ही वो विकृचित्तता से दूर हो जाता है, खत्म हो जाती है, या जैसे ही वो वयस्क हो जाता है, 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसके पश्चात और बाध्यताओं की जानकारी रखते हुए, ठीक है, जानकारी रखते हुए दी गई संपत्ति को प्रतिकृत कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, अपने पास में रख लेता है, तो वह ऐसे से आबद्ध हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है 18 साल के बाद में उसके पास में विकल्प है। अब देखो इधर क्या कहना चाहता हूं, देखो एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के नाम पर 3 प्रॉपर्टी दी, ठीक है, या एक प्रॉपर्टी, दोनों ऑप्शन को एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। अगर इसने इसको ले लिया मजे मजे में, ठीक है, तो लॉ बोलता है 18 साल के बाद में इसका विकल्प है, या तो इनकार कर दे या फिर स्वीकार कर ले। अगर उसने स्वीकार कर ली है तो हम समझेंगे ये लायबिलिटी भी वो लेना चाह रहा है। ये समझ में आ गया? ये अगर कोई दान दे तो यहाँ पर लॉ कहता है अगर आप मेजर हो तो सोच समझ के लो। दान हम फट से अरे दे रहा है लेते जाओ, लेते ले, लायबिलिटी भी लेनी है। ये समझ में आ गया? फ्री का माल हमेशा क्या है, नुकसानदेह ज्यादा होता है। तो वहां पर अगर सोचो उस आदमी ने 3 प्रॉपर्टी 3 ट्रांजेक्शन में एक्स माइनर के नाम कर दिए और माइनर ने सारी ले ली प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, ये जो लायबिलिटी थी ये वाली लायबिलिटी थी, ये वाली लायबिलिटी थी। तो अब इस लायबिलिटी से माइनर क्या है, माइनर से पहले वो लायबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, पर जैसे ही वो 18 के पश्चात हो जाता है तो अगर उसने स्वीकार कर ली तो क्या ले ली, बाध्यता भी स्वीकार कर ली। नहीं तो उसके पास विकल्प था ये लूंगा मैं तो ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, क्या करना पड़ेगा। अभी बात समझे? यही कहना चाह रहा है। तो दुर्बर दान मैंने बता दिया आपको, जिस दान के साथ में बाध्यताएं होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन में करना है तो या फिर पूरे को स्वीकार करो या पूरे को अस्वीकार कर दो, पर जहां पर एक से अधिक अंतरण है तो वहां पर आप स्वतंत्र है, जिसको आप लेना चाहो वो ले लो और बाध्यता वाली छोड़ सकते हैं। ये समझ में आ गया? ये कहना चाहता है। अब मैं आपको बताऊं, ए प्रॉपर्टी एक घड़ी है, बी प्रॉपर्टी एक कार है और सी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लायबिलिटी भी है 500 बीघा घर है और जिसमें एकमात्र लड़की की शादी करनी है। कौन सी लायबिलिटी लोगे? सारी ले लोगे बच्चे। कार तो फ्री मिल, कोई लायबिलिटी नहीं, ये भी लायबिलिटी नहीं है। 500 बीघे के साथ में केवल एक लायबिलिटी तो है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, गाड़ी ना कौन खुश है। समझ आ गया? बड़ी लायबिलिटी, जिसके साथ लायबिलिटी होती है उसके पास में क्या है, प्रॉफिट भी बड़ा होता है। याद रखना, जहां पर रिस्क होता है वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा है। चीज समझ में आ गया? और जहां पर घड़ी है कब तक चलेंगी? हाँ ओहो लिया ना, देखो ज्यादा था कि वो मार्केट में से। पर आपको एक बात बताऊं,
15 साल तक चलती है गाड़ी आजकल, यही है ना रूल आ गया ना कि कोई भी 15 साल तक। देखो सरकार भी कितनी वो है यार, 10 साल ही करती है, उसका डीलिंग ना हो। सरकार कितनी चाहती है कि वो पार्ट भी फिर 10 साल वाले ही बनाएंगे। मैडम आज के अखबार में आई, स्कूटी का ब्लास्ट हो गया, एक दिन पहले बर्थडे था, सारी बहनें जो बाहर पढ़ती थी, 5 बहनें थी, कितनी बहन, 5 बहनें, 5 बहन बर्थडे मनाने आई अपनी बहन का, और नाइट में सोई, उन्होंने चार्जिंग लगा दिया स्कूटी पे, वो ब्लास्ट हो गई, जिनमें एक की डेथ भी हो गई। तो पार्ट्स भी कंपनी कैसे बनाएगी अब, 10 साल के उसके हिसाब से, मेटल के हिसाब से बनाएगी। राजदूत ले लो, मैंने कई स्कूटर आज की तारीख में चलते हुए देखे। एक दूसरा कंडीशन है ना कि वो 1829 के देखे नहीं, आप समझो मेरी बात, 15 साल के बाद में 5 साल और एक्सटेंड हो सकता है, बस 20 साल में कटवानी पड़ेगी। पर अब आपकी बात आती है, कुछ ऐसी विंटेज कार होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, उनको बार बार में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उसे रोड पे और चला भी रहे हो तो उनका एक बार ही क्या है, क्योंकि अब वो क्या है, प्रीशियस वस्तु होती है। तो ऐसे विंटेज कार या कुछ ऐसी चीज मिले तो तुरंत ले लो, छोटा मोटा टैक्स भरते रहो, क्योंकि इनकी भविष्य में क्या है, वैल्यू बढ़ती है। खैर हमें तो इतना क्या जानते नहीं है, तो वो है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एक बार ही कराना है सर, वो मूर्ख था, गाड़ी का तो फिर भी कराना होता है। अरे मूर्ख थे वो वारिस, वो मेरे को लगता है वो आदमी। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज फ्री में मिल रही है, वारिस में मिल रही है तो ले लो। लायबिलिटी तो देखो हमेशा हमेशा हर चीज के साथ में लायबिलिटी है। आपने शादी करी है तो लायबिलिटी है, ये समझ में आ गया। आप अपने बच्चों माता पिता की लायबिलिटी है कि नहीं। हमेशा अधिकारों की बात करोगे, जिम्मेदारी की बात नहीं करोगे तो बेकार है। चलिए अब देखें सर्वस्व अदाता, ये दोनों तो टाइटल सेक्शन है। जिसको सब कुछ दे दिया है वो होता है सर्वस्व अदाता। अदाता को सब कुछ दे देना, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब 127 को ही आगे बढ़ा रहा है, ये 127 को ही आगे बढ़ा रहा है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। धारा 127 के उपबंधनों के अधीन, मतलब जहां दुर्बर दान देने की बात आई थी तो सारी लाइबिलिटीज वाली बात आ रही थी, ऊपर लाइबिलिटीज लिख रखी थी क्या, कुछ यहाँ पर बता रखा है लाइबिलिटीज के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, धारा 127 के उपबंधनों के अधीन जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां अदाता दान के समय के दाता के शब्द शोध ऋण, मतलब जो भी शोध ऋण है, जितनी भी लाइबिलिटी, अब उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, दान दे दी है। तो जो दान दाता है जिसने प्रॉपर्टी दी है, उसके जो भी कर्जे हैं, जो भी दायित्व है, कौन पूरा करेगा, जिसको दी गई है। समझ में आ गया। जैसे हमने कहा था ना, उसका एक पात्र घर था, हमने ले लिया, बर्तन ले लिए, तो सारा चीज ले लिया, सर्वस्व आ गया हमारे पास में। अब सारी लाइबिलिटीज क्या है, सब लाइबिलिटीज वाली है। तो लिखा देखो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां अदाता दान के समय, दाता के दान के समय होनी चाहिए, बाद में लेता है तो वो मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। जिस वक्त दान किए उसी समय सारे के सारे ऋणों को वो देने के लिए बाध्य है, उसके बाद में कोई ऋण ले लिया उसकी कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो दान के समय दाता के सब शोध ऋणों और दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली रूप से, उनमें समाविष्ट संपत्ति तक विस्तार तक दायी है। अब वो कितने दायित्व तो कितने लंबे समय तक चलते रहेंगे, वहां तक विस्तार तक है। आज भी हम क्या कर रहे हैं, वो जो कर लिया था उसका आज भी हम भाग चाक दे रहे हैं। तो कहने का मतलब दायित्व आ रही कि नहीं आ रही, ऋण आ रहे कि नहीं आ रहे, ये कहना चाह रहे हैं। जी समझ में आ गया। और लास्ट वाला क्या कहता है, देखो 2 चीजें कह रहा है ये, ध्यान रखना बेटा, 2 चीजें कह रहा है। 2 चीज कौन सी है, एक तो मैंने बताया था चैप्टर 2 टीपीए का मुस्लिम लॉ पर लागू नहीं होता, और सेक्शन 129 मुस्लिम लॉ पे लागू नहीं होता। तो कहने का मतलब मुस्लिम लॉ पर दान का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता क्या, क्या मुसलमानों में दान नहीं चलता, ये कहना चाहता है कि नहीं, मुसलमानों में भी चलता है दान। तो भैया दान तो एक ऐसी चीज है, वहां पर क्या कहते हैं उसे, हिबा, क्या कहते हैं उसे, हिबा कहते हैं। तो दान तो उधर भी चल रहा है, परंतु उसे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। अंतर ये है, क्या अंतर है, वहां पर मुस्लिम ने अगर कोई दान दिया है, अगर हिंदू ने दान दिया है
तो उसे हमेशा स्थावर संपत्ति है तो क्या कराना होगा, हमेशा रजिस्टर्ड कराना होगा। अंतर बता रहा हूं मैं आपको, आगे बात समझ में। हिंदू के अलावा जिन्होंने, ये क्या मुस्लिम के अलावा जो भी व्यक्ति है अगर वो दान देते हैं स्थावर संपत्ति का तो हमेशा रजिस्टर्ड कराना होगा। पर मुस्लिम ने अगर स्थावर संपत्ति का भी दिया है तो केवल मौखिक या परिदान देके हिबा किया जा सकता है, याद रखना, उसे रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। और समझ में आ गया। तो पहली चीज तो ये आ गई समझ में कि सर मुस्लिम लॉ पर ये लागू नहीं होता। और दूसरी चीज क्या कहता है, मरणासन। मरणासन मतलब मैंने क्या कहा था, दान करते वक्त व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सक्षम, विधि द्वारा सक्षम हो। पर वो मरते मरते अगर कोई दान कर रहा है तो उस पर भी उंगली उठाई जा। कोई आदमी मर रहा है, बुरा मत मानना, ये हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी वो है कि मरते मरते आदमी क्या है, उस लोगों को बताए बुढ़िया अभी मर रही है, मरने वाली है, छोटे बच्चों का कर्ज बढ़ा कर जा, नहीं समझे, ये छोरा है। तो जो मरते वक्त रिश्तेदार सबसे ज्यादा नजदीक आएंगे आपसे, ये सब है, वो क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब ये बुढ़िया मरेगी, हमें कुछ दान दे जाएगी। ये समझ में आ गया। बड़ा गंदा कंसेप्ट है, बड़ा गंदा कंसेप्ट है। तो लॉ ने पहले ही पता था कि मरते वक्त आदमी की क्या है, भावनाएं बहुत बहुत सॉफ्ट होती है। अरे अब तो मर ही रहा हूं, जैसे किसी को बोल देना कि तू मरने वाला है तो तू बता, तेरे पास दो ऑप्शन है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी बी को दे दे, ठीक है, या तेरे को 5 मिनट के लिए एक फोन दे रहे हैं हम जो अपनी वाइफ से बात कर ले, बता दूसरा कौन सा ऑप्शन अपनाएगा। तो वो व्यक्ति बोलेगा मर रहा हूं तो मर ही रहा हूं, इससे बढ़िया मेरे को 5 मिनट के लिए फोन दे दो, मैं अपनी वाइफ से बात कर लूं। क्योंकि मरते हुए आदमी क्या है, प्यार की भावनाएं ज्यादा होती है उसके अंदर, नहीं, वो अपने बच्चों से, अपने उनसे, क्योंकि एंड में प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, प्यार याद रहता है, यार किसने मेरे को अच्छी तरह से प्यार है कि नहीं। वहां पर आदमी क्या ऐसा बड़ा ऑप्शन रखता है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मरणासन स्थिति में अगर आपने कोई किया तो ज्यादा वैलिड नहीं होगा, प्रभाव डालने वाली नहीं होगी, ठीक है। इस अधिनियम की किसी बात के संबंध में जंगम संपत्ति के उन दानों पर लागू नहीं होगी जो मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए हैं, ठीक है। जब कब किए गए, जब वो मरणासन स्थिति में, और ना वो है, ये अलग अलग चीज है, और ना वो है मॉमडन विधि के किसी नियम पर प्रभाव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मरते हुए दान किया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मेयर का कॉन्सेप्ट है, 2-4 दिन पहले या फिर कुछ समय पहले। मरणासन स्थिति यानी कहने का मतलब ये है 2-4 दिन का है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जैसे इसे एक शब्द होता है मर्जुल मौत, मुस्लिम कॉन्सेप्ट है मर्जुल मौत। बीमारी चल रही है बहुत लंबी, उस दौरान तक क्या है, अगर आप उससे कुछ हिवा विवाह करवा रहे हो तो उसको मान्य नहीं करते हैं वो। ये समझ में आ गया, क्योंकि आदमी का माइंडसेट इतना है ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा है सक्षम होना चाहिए। अब यहाँ पर तो विकृचितता आ रही है थोड़ी बहुत, रोगी विकृचितता में आता है, अंग शैथिल्य, रोगी, ये सब चीजें उसी के अंदर आती है। तो इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्या है, उसको प्रभाव नहीं डालेगी ये चीजें, ठीक है, यानी वैलिड नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये ठीक है। तो आपका ये दान कंप्लीट हो गया है, तो आप मुझे भी पेमेंट करिए केवल दीपक जी ने करिए, केवल दीपक जी, हाँ कर दो जो भी है, क्योंकि मेरे को अभी नेसेसिटी है, मैं कहता नहीं वैसे, ठीक है, कर देना जितने भी रिमेनिंग है, मेरे को बार बार में नाम बोलना पड़े। मैं तो प्लीज लिखा था क्या उसमें, प्लीज शब्द लिखा था क्या, काइंडली प्लीज है, ऐसे कुछ लिखा था क्या, मैंने प्लीज शब्द नहीं लिखा, टीचर को प्लीज नहीं बोलना चाहिए, नहीं आप पे श्राप लगेगा और कुछ नहीं है, देखो है? हाँ वो तो राइट्स के बेस है, ठीक है, ओके। आप पैसे बिकाओ तो अपने पैसे जमा करें, इसके पैसे बिकाओ, पैसे जमा करें। पापा ने बोला है कि संत तो अगले मंथ का आने को बोला है, 5,000 ही बाकी तो सारे कर दिए जमा। ऐसे तुम्हारी बाकी है क्या? बस 5,000 बाकी है मेरे। अच्छा अच्छा। बोला है पापा से, तो बोल रहे थे कि करवाएंगे।